गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको जूल सीटिंग इफेक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, उसके बाद रेटिंग ऑफ बल्ब पे कुछ क्वेश्चन किए और इस प्रकार से मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया। और आज फिर से मैं न्यूमेरिकल्स ही कराने जा रहा हूँ, लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर बैटरी कॉम्बिनेशन पे होंगे। बैटरी कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छे मेथड से सिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। इसको आप सीरियस होकर, कंसंट्रेट होकर और फोकस रख के आप समझने की कोशिश करना, और बहुत अच्छा समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखिए बैटरी कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन। फॉर द बिलो बैटरी कॉम्बिनेशन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ईएमएफ EAB and equivalent internal resistance RAB. Also find out the current flowing through the external resistance capital R. बच्चों, इस डायग्राम में 2 वोल्ट और 4 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगी है। टॉप रो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट की दो सेल, इसको सेल कहना बेहतर होगा। 2 वोल्ट और 1 वोल्ट के दो सेल सीरीज में लगे हैं। फर्क यह है कि इसमें नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। बॉटम रो में नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस हो रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस हो रहा है, लेकिन सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है। आपके क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे प्लस टर्मिनल लिखा है, यहाँ माइनस टर्मिनल लिखा है, और ये चारों मिलकर एक बैटरी बनाएंगे। और इस बैटरी से सप्लाई देने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कनेक्ट किया हुआ है, और आपके क्वेश्चन में यह डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले बिटवीन ए एंड बी जो आपने बैटरी बनाई है, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, सेकंड सेल का 2 ओम है, थर्ड सेल का 1 ओम है, फोर्थ सेल का 2 ओम है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। बच्चों, जब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल फेस कर रहा है, तो इस बैटरी को सीधा मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि ये राइट पोलैरिटी इसका यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन सेकेंड सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव साइड में फेस हो रहा है। तो इस वाले सेल को हम लोग रिवर्स कनेक्शन मानेंगे, उल्टा कनेक्शन मानेंगे। फॉर्मूले में जहां इसका ईएमएफ लिखना होगा उसको माइनस साइन के साथ लिखना हो। थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव को फेस कर रहा है, तो ये राइट कनेक्शन मानोगे। सेकेंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव को फेस कर रहा है, तो इसको भी तुम राइट कनेक्शन मानोगे। तो फॉर्मूले में इसका ईएमएफ प्लस में लिखोगे, इसका भी ईएमएफ प्लस साइन में लिखोगे, इसका ईएमएफ प्लस साइन में लिखोगे, मगर ये उल्टा है सेल, तो इसका ईएमएफ तुमको माइनस में लिखना होगा। फिलहाल ये R1 है और ये R2 है। इज इट? बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले टॉप रो का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो निकालेंगे और टॉप रो का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद यही प्रोसेस बॉटम रो के लिए करेंगे। तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि इस वाले सेल को सीधा मानोगे, इसको उल्टा मानोगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सिंपली अलजेब्राइक सम लिया जाता है। तो टॉप रो का जो नेट ईएमएफ होगा बच्चों, +2 वोल्ट -4 वोल्ट, दैट इज -2 वोल्ट आएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में जुड़ेगा। आई मीन 1 ओम +2 ओम दैट इज 3 ओम।
तो टॉप रो में एक सिंगल सेल दिखाओगे जिसका ईएमएफ आएगा -2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम। बच्चों इसी तरह से बॉटम रो में एक इक्विवेलेंट सेल दिखाओगे, उस इक्विवेलेंट सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ दिखाओगे +2 +1 दैट इज +3 वोल्ट दिखाओगे और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 +2 3 ओम दिखाओगे। तो एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जिसमें ये काम मैंने किया है। बच्चों टॉप रो में आया था -2 वोल्ट ईएमएफ आया था। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि ये जो सिंगल सेल दिखाओगे यहाँ पे उसको उल्टा लगाओगे, आई मीन उसके नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पॉइंट से ऐसे कनेक्टेड दिखाओगे तो ये सेल उल्टा होगा, तो फार्मूले के हिसाब से ये -2 वोल्ट माना जाएगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी 3 ओम आया है, इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, तो इसको आप +3 ओम लिख डालो। बच्चों बॉटम रो में जो आप निकाले हो इक्विवेलेंट ईएमएफ वो +3 वोल्ट आया है, तो एक सिंगल सेल दिखाओ, उसको सीधा लगा दो, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट करो, सीधा लगा दो, 3 वोल्ट लिख डालो और इसका भी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम ही आया था, तो नीचे 3 ओम लिख दो और ए और बी के बीच में 10 ओम को वैसे ही लगा दो जैसे ऊपर लगा हुआ था। प्यारे बच्चों फाइनली आपके इस डायग्राम में कहा जाएगा कि बिटवीन ए एंड बी नाउ वी हैव 2 सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, लेकिन उस फार्मूले में इसके ईएमएफ को माइनस में लिखूंगा और इसके ईएमएफ को प्लस में लिखूंगा और इंटरनल रेजिस्टेंस को तो डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, तो ये तो 3 ओम प्लस में ही लिया जाएगा और ये भी प्लस में। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो 2 सेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं इन 2 सेल में पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने जा रहा हूं। तो डेरिवेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आज मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूं। देखिए आप बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का, ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी सिग्मा ई बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई आर। जब इस सिग्मा को एक्सपेंड करोगे 2 सेल के लिए तो आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बच्चों में डेरिवेशन दे चुका हूँ, आप रिवाइज कर लेना। अब जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि E1 को माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि उल्टा लगा हुआ है, तो E1 को आप लिखोगे -2, E2 को लिखोगे +3 सीधा लगा है, R1 को लिखोगे +3, R2 को भी लिखोगे +3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आएगा 1/3 प्लस 1/3 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 दैट इज 0.5 वोल्ट। तो बच्चों जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी आता है वो प्लस साइन में आता है, 0.5 वोल्ट आता है। तो जब लास्ट में एक इक्विवेलेंट सेल दिखाना होगा तो उसको सीधा कनेक्ट करके दिखाना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। फिर मैंने आपको डेरिवेशन दिया था इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों उसका फॉर्मूला आया था 1/RAB इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला आया था। तो R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3। रेसिप्रोकेट करोगे तो RAB की वैल्यू आ जाएगा 1.5 ओम। तो एक फाइनल डायग्राम बनाता हूँ जिसमें ए और बी के बीच में एक सिंगल सेल दिखाता हूँ, सीधा कनेक्ट करता हूँ, उसका ईएमएफ 0.5 वोल्ट लेता हूँ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम लेता हूँ और एक्सटर्नल आर्क से कनेक्ट कर देता हूँ। देखो बच्चों बिटवीन ए एंड बी एक सिंगल इक्विवेलेंट सेल दिखाओगे, सीधा जोड़ोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे, इसका ईएमएफ आया 0.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आया 1.5 ओम और वही 10 ओम से कनेक्ट कर दो। बच्चों इस डायग्राम को बनाने के बाद करंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब सिंगल सेल बचा है तो सिंगल सेल क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को पुश करता है। तो करंट आई यहाँ से निकलता हुआ दिखाओ और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करा दो। गॉट इट।
सिंगल लूप का सर्किट बन गया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप किरचॉफ सेकेंड लॉ इस्तेमाल करो और करंट आई की वैल्यू सॉल्व कर लो। देखो मैं कैसे करने जा रहा हूँ। यूजिंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ वी कैन फाइंड द करंट आई थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आएगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाओगे, ईएमएफ ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। बच्चों एक सिंगल सेल दिखाए हो, उसका ईएमएफ 0.5 वोल्ट आया है और टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप सीरीज में लगा है 1.5 प्लस 10 आया है। फाइनली ये आएगा 0.5 अपॉन 11.5। फाइनली ये आंसर आएगा 1/23 एम्पियर। ये मैं आपको डायग्राम से दिखा दे रहा हूँ ये कैसे आ रहा है। बच्चों ईएमएफ 0.5 वोल्ट होगा और टोटल रेजिस्टेंस इस लूप का माना जाएगा कि 1.5 ओम और 10 ओम सीरीज में लगा है, तो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आता है 1.5 प्लस 10, यही मैंने लिख के दिखाया है। इस प्रकार से करंट आई की वैल्यू सॉल्व हो जाती है, सॉल्व होकर आती है 1/23 एम्पियर। तो ये मेरा क्वेश्चन पूछा था, सॉल्व हो गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना बताया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना सिखाया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सप्लाई होने वाला करंट जो है उसको भी मैंने निकालना सिखाया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड कैपिटल आर सो दैट द पावर डिसिपेटेड इन द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी becomes maximum. Also find dissipated power maximum. बच्चों आपके क्वेश्चन में 2 वोल्ट की एक बैटरी है या सेल कहो इसको, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इस सेल्स के साथ एक ए और बी के बीच में एक नेटवर्क है, 5 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है। पूछा आपसे ये गया है कि कैपिटल आर की वैल्यू निकालो सो दैट ए और बी के बीच में जो नेटवर्क है इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम हो सके। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक डेरिवेशन दिया था मैक्सिमम पावर थ्योरम, लेकिन उस डेरिवेशन में यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल रजिस्टर दिखाया हुआ था। हम लोग क्या करते हैं कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे दिखाएंगे, फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कैसे होगा देखो बच्चों, ये डायग्राम बता रहा है कि 4R और 6R टॉप रो में सीरीज में होंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 10 ओम आएगा। R एंड 2R बॉटम रो में सीरीज में होंगे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 3R आएगा। उसके बाद 10R टॉप रो, सिंगल R मिडिल रो, 3R बॉटम रो, ये तीनों पैरेलल में होंगे। फिर इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट निकालेंगे और उस इक्विवेलेंट के और बी के बीच में कनेक्टेड दिखा देंगे। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ। वन अपॉन आर ए बी को मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी माना है, सो इट शुड बी 1/10R प्लस 1/R प्लस 1/3R। इसका एलसीएम आता है 30R, न्यूमरेटर में आता है 3 प्लस 30 प्लस 10, दैट इज 43/30R। रेसिप्रोकेट करोगे तो आएगा 30R/43। एज इट बच्चों मैक्सिमम पावर थ्योरम का कॉन्सेप्ट था के और बी के बीच में अगर सिंगल रेजिस्टेंस लगा है तो उसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम तभी होता है जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। आमीन आर ए बी की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा, तो आर ए बी में जो भी पावर डिसिपेट करेगा वो मैक्सिमम होगा। यही स्टेटमेंट था जिसको मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है। तो आर ए बी को 1 ओम से कंपेयर करेंगे, करने जा रहा हूँ। फॉर द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन आर ए बी the value of RAB must be equal to small r. Now doing cross multiplication, you can have capital R equals 43/30 ohm. तो बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू तो मैंने सॉल्व कर दी,
फिर आपसे पी मैक्स भी पूछा जाता है, पी मैक्स का भी डेरिवेशन दे चुका हूँ। फार्मूला आता है स्क्वायर अपॉन 4r, ई की वैल्यू 2 रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू 1 रख दो, सिंप्लीफाई करो, ये 1 वाट आएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में करे हो तो पावर डिसिपेटेड भी ऐसा यूनिट में आएगा, आंसर होगा 1 वाट। डन। तो ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम पावर थ्योरम पे आपको करके दिखाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फॉर अ 4 बैंड कलर कोडिंग सिस्टम ऑफ अ कार्बन रजिस्टर, द कलर सीक्वेंस इज गिवन एज ब्राउन, ग्रे, ब्लू एंड गोल्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। बच्चों ये कलर कोडिंग पे है क्वेश्चन। तो मैंने आपको 4 कलर बैंड, 5 कलर बैंड, 6 कलर बैंड का कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। इसमें 4 कलर बैंड का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ये टेबल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सी द बिलो टेबल फॉर द रेफरेंस। फर्स्ट कॉलम में कलर लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड्स सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कलर कोड के कलर के हिसाब से उसका डिजिटल वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड बैंड जो होगा वो कलर के हिसाब से मल्टीप्लायर कहलाता है। फोर्थ बैंड कलर के हिसाब से टॉलरेंस कहलाता है। बच्चों ये जो डेटा है ये फॉरेन कंट्रीज में पॉपुलर है। इंडियन बुक्स में पढ़ोगे तो केवल यही 3 कलर का टॉलरेंस 3 लाइन लिखा हुआ है। लेकिन जेई मेन में जो क्वेश्चन इधर कई सालों से पूछा जा रहा है उसमें ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करी गई हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकेंड बैंड का कलर देकर सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट बैंड का कलर ब्राउन लिखा है, तो ब्राउन के ठीक सामने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। इज इट? सेकेंड बैंड का कलर ग्रे लिखा है, तो ग्रे के सामने बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 8 लिखा है। थर्ड बैंड को मल्टीप्लायर बोलते हैं। थर्ड बैंड का कलर ब्लू लिखा है, तो ब्लू के सामने मल्टीप्लायर यहाँ से मिलता है, इस कॉलम से मल्टीप्लायर मिलता है, दैट इज 10 पावर 6। 10 पावर 6। फोर्थ बैंड का कलर टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस का मीनिंग होता है उसकी एक्यूरेसी प्लस और माइनस परसेंटेज में। बच्चों फोर्थ बैंड का कलर गोल्ड लिखा है, तो गोल्ड के सामने लास्ट कॉलम में देखो, अंतिम कॉलम में टॉलरेंस मिलेगा, तो गोल्ड के सामने अंतिम कॉलम में लिखा है प्लस माइनस 5%। तो ये एक्यूरेसी का लिमिट होता है, एक तरह का ये एरर कहलाता है, परसेंटेज एरर, तो ये टॉलरेंस कहलाएगा। तो चारों बैंड के कलर को डिकोड किया। अब इन डिकोड करने के बाद आर की वैल्यू लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर 1 लिखा जाएगा, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर 8 लिखा जाएगा, फिर इनटू क्रॉस का यहाँ पे साइन दिया जाएगा, फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करी जाएगी, फिर ये जो टॉलरेंस है उसको प्लस माइनस के साथ लिख दिया जाएगा और इसका यूनिट ओम लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके कलर कोड के हिसाब से जो रजिस्टर क्वेश्चन में डिस्क्राइब करा गया है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 18 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 5%। इसका फिजिकल मीनिंग हुआ ओम में। फिजिकल मीनिंग हुआ कि एक्चुअल आर की वैल्यू इस वाली वैल्यू से 5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। इस टॉलरेंस का बच्चों मतलब यही होता है, ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है ये इसका 5% ज़्यादा भी वैल्यू हो सकता है और इससे 5% कम भी हो सकता है। ये टॉलरेंस का मतलब होता है। और ये जो कंपनी रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनको टॉलरेंस की लिमिट बतानी बहुत ज़रूरी होती है, सो दैट जो उसको परचेज करेगा वो अपने टॉलरेंस की लिमिट को देखकर इसको परचेज कर लेगा। तो मैंने आपको 4 कलर कोड सिस्टम का एक न्यूमेरिकल करना सिखाया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। For a 5-band color coding system of a carbon register, the color sequence is given as brown, black, gray, blue and blue. Find the value of its resistance. इसके लिए मैंने आपको एक टेबल डिस्क्राइब किया था।
सी द बिलो टेबल फॉर द डिफरेंस। बच्चों जब 5 कलर बैंड सिस्टम को डिकोड करना होगा तो उसमें जो फर्स्ट 3 बैंड्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं, जो फोर्थ बैंड होगा वो मल्टीप्लायर बताएगा, जो फिफ्थ बैंड होगा वो टॉलेंस बताएगा। तो ये टेबल वही है जो ऊपर आपने लिखा था, वही टेबल यहाँ रिपीट कर दिया गया है। अब मैं अपने कलर को देखकर बाकी सारी चीजें डिसाइड करूंगा, वो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट बैंड का कलर ब्राउन बोला है तो ब्राउन के सामने सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा। सेकेंड बैंड का कलर ब्लैक बोला है तो ब्लैक के सामने सिग्निफिकेंट फिगर 0 आएगा। थर्ड बैंड का कलर ग्रे बोला है तो बच्चों ग्रे के सामने सिग्निफिकेंट फिगर 8 आएगा। तो 108 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लायर होगा, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर होगा। फोर्थ बैंड का कलर ब्लू है तो ब्लू के सामने मल्टीप्लायर देखो, मल्टीप्लायर तुमको इस कॉलम में मिलेगा। तो ब्लू के सामने बच्चों मल्टीप्लायर 10 पावर 6 होगा, उसको लिख डालो। टॉलेंस आपको फिफ्थ बैंड से मिलेगा। फिफ्थ बैंड का भी कलर ब्लू है तो ब्लू के सामने टॉलेंस टेबल से रीड करो। बच्चों ब्लू के सामने आप टॉलेंस इस वाले टेबल से रीड करो, इस कॉलम में, तो वो आता है ±0.25%। इज इट? तो ये टॉलेंस हो गया, उसको टॉलेंस में लिख डालो ±0.25%। और ये 5 कलर को डिकोड करने के बाद अब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखोगे? ये जो शुरू के 3 डिजिट्स हैं ये सीक्वेंस में लिख डालो, सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो हो गया 108। फिर क्रॉस का सिंबल लगा दो, फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू लिख डालो इंटू 10 पावर 6, फिर ±0.25% टॉलेंस लिख डालो, ब्रैकेट क्लोज करके उसका यूनिट ओम यहाँ पे लगा दो। तो बच्चों मैंने इस टेबल से आपको सिखाया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 108 इंटू 10 पावर 6 ±0.25% ओम। बी आर की वैल्यू आ गई। ये सब क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है बच्चों, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन्स में तो बच्चों आप देखोगे जेईई मेन का पेपर 5 कलर कोड सिस्टम, 6 कलर कोड सिस्टम सभी भी पूछ डाला है। हाउएवर बोर्ड में तो केवल 4 कलर कोड पे ही क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है, लेकिन वो पूछ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, मैं तो आपको सिखा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 कलर बैंड सिस्टम। फॉर अ 6 बैंड color coding system of a carbon register, the color sequence is given as yellow, black, orange, blue, blue and red. Find the value of its resistance and TCR. TCR का मीनिंग होता है बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर में अल्फा सिंबल से पढ़ा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वही टेबल यहाँ फिर से काम आएगी। फर्स्ट 3 बैंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, फोर्थ बैंड मल्टीप्लायर बताएगा, फिफ्थ बैंड टॉलेंस बताएगा, डिट्टो पिछले टेबल की तरह। जो सिक्स्थ बैंड होगा बच्चों वो टीसीआर बताएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होगा पीपीएम पर केल्विन। पीपीएम को कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पर केल्विन, ये अल्फा का एक ट्रेडिशनल यूनिट है। तो जो कलर सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है 6 कलर, अब इसको मैं डिकोड करता हूँ इस टेबल को इस्तेमाल करके। टेबल का कुछ पार्ट नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है। बच्चों आप टेबल को रिफर करो, मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ क्या मिलेगा, आप टेबल से मैच करा लेना। फर्स्ट बैंड आपके क्वेश्चन में येलो कलर है, सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी 4, टेबल में देख लेना। सेकेंड बैंड ब्लैक कलर है तो उसका फिगर होगा 0। थर्ड बैंड ऑरेंज है उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। मल्टीप्लायर में फोर्थ बैंड ब्लू कलर है तो उसका मल्टीप्लायर आएगा 10 पावर 6। टॉलरेंस में फिफ्थ बैंड ब्लू है तो आता है ±0.25%। टीसीआर बताएगा 6 बैंड। बच्चों 6 बैंड का कलर रेड है,
टीसीआर वाले कॉलम में मिलेगा आपको 50, रेट के सामने 50 मिलेगा, यूनिट होगा पीपीएम पर केल्विन। तो अब इसको देखते हुए आर की वैल्यू क्या बनेगी, 403 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 0.25% ओम। सो आर इक्वल्स 403 इंटू 10⁻6 plus minus 0.25% ohm and TCR should be 50 ppm per Kelvin. Answer. बच्चों 6 कलर बैंड के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करे जाएंगे। तो मैंने आपको कलर कोडिंग के क्वेश्चन करने सिखा दिए, अब इसको आप ठीक से समझ लेना। प्यारे बच्चों, फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, उस पर ये क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको करना सिखाता हूँ। इस पे क्वेश्चन कुछ सालों से जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। In the adjacent figure, EMF of the battery is 2 volt. When the key K1 is closed but K2 is open, then maximum deflection in the galvanometer was found to be theta equals 20 divisions. For capital R equals 10 ohm. Then the key K2 is also closed. And for the half deflection of the galvanometer, the required value of the shunt resistance used was 2 ohm. Find out the resistance G of the given galvanometer and the figure of merit K. बच्चों ये सारी क्वांटिटी यहाँ दे रखी है और ये फिगर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शुरू में क्या करते हैं, K1 को क्लोज करते हैं और K2 को ओपन रखते हैं। K2 को ओपन करोगे तो नीचे का सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और S में I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर I ऊपर वाले लूप में ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी, तो कहा जाएगा I इक्वल्स I1। तो जब I इक्वल्स I1 होगा फॉर ए पर्टिकुलर R की वैल्यू यहाँ 10 ओम इस्तेमाल करा गया है, EMF की वैल्यू 2 वोल्ट लिया गया है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G माना जाएगा। इसमें एक लास्ट डिफ्लेक्शन आएगा और वो लास्ट डिफ्लेक्शन थीटा की वैल्यू 20 दिया है। फिर बच्चों मैंने पढ़ाया था कि अब K2 जो की है इसको भी क्लोज करते हैं और K1 तो पहले से क्लोज था। जब K2 को क्लोज करोगे तो नीचे का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो जो करंट आई इस जंक्शन पे पहुंचेगी दो रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अपर लाइन से I1 जाएगी, लोअर लाइन से I2 जाएगी। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रिड्यूस होगा। S की वैल्यू हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज हो सकता है। S की वैल्यू इस प्रकार से एडजस्ट करी जाती है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जस्ट हाफ हो जाए और S की वैल्यू नोट कर ली जाती है। जस्ट हाफ होने का मतलब 20 का हाफ 10 डिवीजन रह जाए और S की वैल्यू नोट कर ली जाती है। तो आपके क्वेश्चन में नोट करने के बाद कितना मिला था, 2 मिला था। तो आपसे G का वैल्यू पूछा है और फिगर ऑफ मेरिट K पूछा है। बच्चों में इसका डेरिवेशन दे चुका हूं, आप फॉर्मूला देखो। See the above figure for the reference. We already know the formula. G equals RS upon R minus S and the figure of merit K equals EMF upon R plus G into theta. सारी वैल्यूज इन दो फार्मूले में पुट कर डालो। By putting the required values we have R is 10, S is 2 and here 10 minus 2, that is 20 by 8 is 2.5 ohm. G की वैल्यू आती है 2.5 ओम। तो ये डेरिवेशन दे चुका हूँ, फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, सॉल्व हो गया। इस फार्मूले से फिगर ऑफ मेरिट निकालो। फिगर ऑफ मेरिट K इक्वल्स EMF अपॉन R प्लस G इंटू थीटा। बच्चों EMF की वैल्यू 2 वोल्ट दिया है, R की वैल्यू 10 ओम दिया है, G अभी अभी सॉल्व कर रहा हूँ 2.5 ओम पुट किया, थीटा 20 डिवीज़न आया हुआ था रख दिया। तो ये रेशियो तो एम्पियर में आएगा, इसका यूनिट बनेगा एम्पियर पर डिवीज़न। बच्चों सॉल्व करने पर आता है 0.008 एम्पियर पर डिवीज़न। ये होता है फिगर ऑफ मेरिट के। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको कहना सिखा दिया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थर्मो ईएमएफ ऑफ अ थर्मोकपल is 25 microvolt per degree Celsius at room temperature in the linear range. A galvanometer of 40 ohm resistance capable of detecting current as low as 10 power minus 5 ampere is connected with the thermocouple. The smallest temperature difference that can be detected by the system is 4 ऑप्शन दिया है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले मैं आपको फिगर एक्सप्लेन कर दूं, ये थर्मोकपल का क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें रेड कलर से मेटल 1 का वायर दिखाया हुआ है और ग्रीन कलर से सेकेंड मेटल का वायर दिखाया है। सेकेंड मेटल का वायर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, सेकेंड मेटल का वायर गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। मैंने माना कि इसको हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया हूँ तो हॉट जंक्शन बोला जाएगा, इसको लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया हूँ तो इसको कोल्ड जंक्शन बोला जाएगा। और सीरीज में ये गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल कर लिया गया। ये गैल्वेनोमीटर की आर्मेचर कॉइल है और उसका रेजिस्टेंस आरजी है। तो जो करंट यहाँ पे इंड्यूस होगी, आई मीन थर्मो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है, वो करंट यहाँ से घूम के अंदर ही अंदर इस आर्मेचर कॉइल में फ्लो करेगी, फिर ऐसे इस वायर से बाहर निकल जाएगी, सर्कुलेट हो जाएगी। बच्चों गैल्वेनोमीटर में जब करंट इस्टेब्लिश हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो दिखाया गया है उसकी वजह से इस कॉइल पे कपल मोमेंट एक्ट करता है, तो इसमें रोटेशन शुरू हो जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क उसको बैलेंस कर लेता है, पॉइंटर रुक जाता है, पॉइंटर रुक जाता है और उस पर सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स बने हुए हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, अच्छे से समझना। एज पर द गिवन कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर for the deflection of one division is 10 power minus 5 एम्पियर। बच्चों आपके क्वेश्चन में ये लैंग्वेज है कि गैल्वेनोमीटर 10 पावर माइनस 5 एम्पियर तक की करंट को डिटेक्ट कर सकता है। बच्चों इस लाइन का फिजिकल मीनिंग ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर वन डिवीजन का डिफ्लेक्शन आएगा, सिर्फ वन डिवीजन, तो उससे कॉइल से बने वाली करंट 10 पावर माइनस 5 एम्पियर होगी। उस लाइन का फिजिकल मीनिंग यही होता है। I mean deflection of one division corresponds to the current 10 power minus 5 ampere. Thermo EMF corresponding to this current, तो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच में जो थर्मो ईएमएफ एस्टेब्लिश होगा, ओम्स लॉ लगा दिया जाए तो इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको थर्मो ईएमएफ कहोगे, वो इस डायग्राम के मुताबिक आई इंटू आर जी होना चाहिए। आई इंटू आर जी, करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया थर्मो ईएमएफ करस्पॉन्डिंग टू दिस करंट ईएमएफ इक्वल्स आई इंटू आर जी। आई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू वन डिवीजन लिख डाला, आर जी आपके क्वेश्चन में 40 एम्पियर दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40 इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट। 40 इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट को अदरवाइज लिखोगे 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 वोल्ट, और इसको 10 पावर माइनस 6 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आएगा 400 माइक्रोवोल्ट। ये हो जाएगा 400 माइक्रोवोल्ट। गॉट इट, 400 माइक्रोवोल्ट ही आएगा। फिर मेरे क्वेश्चन में बोला है सिंस ये बच्चों गैल्वेनोमीटर की थर्मोकपल में ये प्रॉपर्टी होती है थर्मोकपल की कि जो लीनियर रेंज में अगर वो वर्क कर रहा है, अगर आपका थर्मोकपल थर्मामीटर लीनियर रेंज में वर्क कर रहा है तो उसका फिजिकल मीनिंग होता है कि जो थर्मो ईएमएफ होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के सिंगल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ सिंगल पावर, तो इन दोनों के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसी को लीनियर रेंज बोलते हैं। ये पैराबोलिक रेंज यहाँ पे अवॉइड किया गया, लीनियर रेंज को यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है। तो लीनियर रेंज का ही मतलब होता है कि जो ईएमएफ होता है, थर्मो ईएमएफ, वो हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सिंस ईएमएफ ऑफ 25 माइक्रोवोल्ट करस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये लाइन मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, वो मेरे क्वेश्चन में लिखा है। मेरे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, द थर्मो ईएमएफ ऑफ अ थर्मोकपल is 25 microvolt per degree Celsius at room temperature in the linear range। बच्चों ये जो लाइन है इसी का मीनिंग मैं समझा रहा हूं। इसका मीनिंग ये होता है, EMF of 25, thermo EMF of 25 microvolt corresponds to temperature difference of 1 degree Celsius। Hence EMF of 400 microvolt will correspond to temperature difference। बच्चों 25 की तुलना में 16 टाइम्स ज़्यादा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, तो 1 डिग्री के कंपेरिजन में ये भी क्वांटिटी 16 टाइम्स ज़्यादा होगी, तो यह आएगा 16 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ यहाँ निकाले हो करस्पॉन्डिंग टू 1 डिवीजन 400 माइक्रोवोल्ट, दिस विल करस्पॉन्ड टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ व्हाट, 16 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट, which also corresponds to 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। बच्चों ये जो क्वांटिटी आप निकाले हो वो करस्पॉन्डिंग टू 1 डिवीजन निकाले हो। इसका मतलब जब गैल्वेनोमीटर में 1 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मिलेगा तो कहा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट बह रही है 10⁻⁻5 एम्पियर, और हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो होगा 16 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको थर्मामीटर बनाना है तो ये जो 1 डिवीजन है यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस प्रिंट करा दो, 2 डिवीजन पे 32 डिग्री सेल्सियस प्रिंट करा दो, फिर 3 पे 48 डिग्री सेल्सियस प्रिंट करा दो। तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ प्रिंटिंग करा दो तो एक डिवीजन की वैल्यू आएगी 16 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम कितना ये टेम्परेचर डिफरेंस ये डिटेक्ट कर पाएगा, तो कहा जाएगा कि ये जो थर्मामीटर हमने बनाया है वो एक डिवीजन के बराबर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस को डिटेक्ट कर पाएगा, रीड कर पाएगा। तो वो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा गया है कि 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल करस्पॉन्ड टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 16 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच करा लो, ऑप्शन ए में मिलेगा आपको 16, गॉट इट। तो भी क्वेश्चन मैंने कर दिया और आपने इजीली समझ भी लिया होगा। नाउ वन मोर क्वेश्चन, द नेगेटिव जिंक पोल ऑफ Daniell cell sending a constant current through a circuit decreases in mass by 0.13 gram in 30 minutes if the electrochemical equivalent of zinc and copper are 32.5 and 31.5 respectively। The increase in the mass of the positive copper pole in this time is। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन Daniell सेल पे, Daniell सेल एक प्राइमरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल में एक इलेक्ट्रोड पे मास डिक्रीज होता है, एक इलेक्ट्रोड पे मास इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे वही थ्योरी अप्लाई करी जाती है जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अप्लाई होती है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की थ्योरी यहाँ भी अप्लाई करी जा सकती है, डिट्टो यहाँ पे फिट बैठता है, वैलिड होता है। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज फर्स्ट लॉ, at any electrode mass deposited or mass liberated M equals Z into Q, where Z is electrochemical equivalent of the substance deposited or liberated
and Q is amount of charge passed through electrolytic solution. And if Q is same, then M directly proportional to Z. जब M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होगा तो बच्चों दो अलग अलग सब्सटेंस के लिए मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ. I mean mass of copper upon mass of zinc equals Z of copper upon Z of zinc. Now doing cross multiplication एक फॉर्मूला और बनेगा, mass of copper equals Z of copper upon Z of zinc upon mass of zinc. मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू दे रखा है, ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. इन दोनों का यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगा. मास का यूनिट ग्राम में दिया हुआ है, सॉल्व करने पर ये पूरा ग्राम में आएगा. आई मीन आपके क्वेश्चन में इंक्रीज इन मास ऑफ द कॉपर पोल का जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर आता है 0.126 ग्राम. बच्चों ये आपका ऑप्शन सी है. तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो प्यारे बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ. और आज मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन कराए. ये सारे क्वेश्चंस कभी न कभी कॉम्पिटिशन्स में पहले पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल भी रिपीट होते रहते हैं. थोड़ा बहुत डेटा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाती है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है. तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड पे भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. अभी मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन है कराने के लिए. तो अगले एपिसोड में भी मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ और यह अभी चलेगा. जब न्यूमेरिकल पोर्शन इसका कंप्लीट होगा बच्चों, तब मैं आपको इसी टाइटल में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँगा और वो होता है ट्रांजिएंट एनालिसिस. बच्चों ट्रांजिएंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए. उसके कुछ जो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. वो सारे डेरिवेशंस में पहले आपको सिखाऊंगा, फिर आपको एप्लीकेशन पार्ट में न्यूमेरिकल कराऊंगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप ध्यान से देखना. और प्यारे बच्चों इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट. सी यू अगेन.